हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हमारी हिस्ट्री पीवाईक्यूज की सेकंड क्लास होने वाली है। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एचएस का एग्ज़ाम हो, अलाइड का हो या एचपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा होगा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु चार्टर्ड द शिप कोमागाटामारू फॉर टेकिंग द इंडियंस टू वैंकूवर। भारतीयों को वैंकूवर ले जाने के लिए कोमागाटामारू शिप को किसने किराए पर लिया था? ऑप्शंस हैं गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्र या बलवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरदीत सिंह। कोमागाटामारू इंसिडेंट हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो जो गुरदीत सिंह हैं उन्होंने ये शिप किराए पर ली थी। और किराए पर क्यों ली थी? क्योंकि वो जो कुछ भारतीय थे उन्हें सिंगापुर के रास्ते वैंकूवर कनाडा ले जाना चाहते थे। इसमें जितने भी पैसेंजर्स थे वो पंजाब के नौजवान थे, जिनका एक मोटिव था कि ये वहाँ जाकर एक फ्री लाइफ जिएंगे और बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्हें पता चला कि एक शिप जिसमें भारतीय लोग हैं वो कनाडा आ रहे हैं। तो जब ये शिप कनाडा पहुंची तो उन्होंने पैसेंजर्स को वहां उतरने से मना कर दिया और उस शिप को वापस भेज दिया कलकत्ता। कलकत्ता में जब ये शिप पहुंची तो वहां पर जो पैसेंजर्स थे उनके लिए स्पेशल ट्रेन बुक की गई थी पंजाब के लिए, ताकि उन्हें वापस पंजाब भेजा जा सके। जो पैसेंजर्स थे उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने मना किया कि वो नहीं जाएंगे। और इसी बीच में ब्रिटिश आर्मी और जो पैसेंजर्स थे उनके बीच में क्लैशेज हो गए। उन क्लैशेज में 22 लोग मारे गए। तो ये था कोमागाटामारू इंसिडेंट जो कि हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल्स का करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटन की, तो लिटन का टाइम पीरियड था 1876 से लेके 1880 तक, ठीक है। कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से 1905 तक, और इसी के टाइम पीरियड में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। जॉन लॉरेंस की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1864 से 1869, और लॉर्ड डफरिन इसका टाइम पीरियड था 1884 से 1888, और इसी के टाइम पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी। तो अगर हम इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले आएगा जॉन लॉरेंस, सेकंड नंबर पर आएगा लिटन, थर्ड में आएगा डफरिन, और फोर्थ ऑर्डर में आएगा कर्जन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रेसिडेंट ऑफ मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेशन इन लखनऊ हु वेलकम तिलक एंड हिज सपोर्टर्स बैक इनटू द कांग्रेस वाज। यानी कि जो नरम दल था कांग्रेस का, उसमें वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लखनऊ सेशन के दौरान तिलक को और उनके सपोर्टर्स को वापस कांग्रेस में शामिल किया था? ऑप्शंस हैं एसी मजूमदार, एनी बेसेंट, अब्दुल कलाम आज़ाद या लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर लखनऊ सेशन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट सेशन है ये कांग्रेस का। तो लखनऊ सेशन जो हेड किया था वो किया था एसी मजूमदार ने। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ही तिलक और उनके सपोर्टर्स वापस कांग्रेस में आए थे। जब लखनऊ सेशन हुआ था तो उसी दौरान एक लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था, जो कि साइन किया गया था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एनी बेसेंट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड करने वाली फर्स्ट महिला बनी थी, ठीक है। 1917 में इन्होंने कांग्रेस का सेशन हेड किया था। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स गांधी एग्रीड दैट दे रिफंड द मनी दे हैड टेकन इलीगली फ्रॉम द पीजेंट्स, व्हाट परसेंटेज वाज बीइंग रिफंडेड बाय देम। हिंदी में इसका मतलब है कि बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शंस हैं 15%, 50%, 75% या 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25%। अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है? ये पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह से, ठीक।
चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे हिस्ट्री के। तो ये जो सत्याग्रह है ये हुआ था 1917 में। ये फर्स्ट सत्याग्रह था जो गांधी ने लीड किया था। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी? जो चंपारण के किसान थे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, ठीक है, इंडिगो जिसे बोलते हैं, उसकी खेती करवाई जाती थी। और उन्हें कहा गया था कि वो अपने खेत के PY20 इतने पार्ट में नील की खेती करेंगे, ठीक है। मतलब उन्हें ये कंपलसरी था कि इतने पार्ट पर खेती करनी ही करनी है। तो इस सिस्टम को कहा जाता था तीन कथिया सिस्टम। ये शब्द याद रख लेना है, ये पूछ लिया जाता है कि तीन कथिया सिस्टम किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये नील की खेती से रिलेटेड था। अब फाइनली क्या हुआ कि जो नील है उसके अगेंस्ट एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया जिसने नील को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यानी कि सिंथेटिक कलर वो आया मार्केट में और नील बिल्कुल रिप्लेस हो गया, जिससे जो बागान मालिक थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। अब फाइनली उन्होंने जो नील की खेती है उसे बंद करने का डिसीज़न लिया। लेकिन वो क्या चाहते थे कि जो ये फार्मर्स हैं इसके बदले में उन्हें टैक्सेस वगैरह दें, ठीक है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन किसानों से टैक्सेस वगैरह वसूल किए थे। इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था और उसमें कहा गया कि जो भी इन्होंने पैसे वसूल किए हैं फार्मर से वो इलीगली वसूल किए गए हैं और वो सारा का सारा रिफंड होना चाहिए। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें गांधी को भी लिया गया था। फाइनली उस कमेटी ने ये डिक्लेयर किया था कि जो भी पैसा किसानों से वसूला गया है उसका 25% वापस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन हुज वाइस रॉयलिटी गांधी लॉन्च्ड द इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। गांधी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया तथा क्रिप्स मिशन भी भारत आया, उस समय वाइसराय कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, मार्क्वेस ऑफ लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल या अर्ल ऑफ वेलिंगटन। जिसका राइट आंसर है लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु सेज दैट इफ द रिलीजन does not sanction social reforms it should be changed as it is man made। मतलब ये किसने कहा था कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है। ऑप्शंस हैं गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ये बात कही थी। 17th क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी के ऑथर कौन थे? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या स्वामी रामकृष्ण। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। इन्हें ज्योतिराव फुले के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करने में, ठीक। और इसकी शुरुआत इन्होंने अपनी वाइफ से ही की थी। इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ने के लिए एनकरेज किया था। इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। बाद में आगे चल के इन दोनों ने पुणे में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया था इन द ईयर 1848। यहाँ पर हैं BR अम्बेडकर, जिनकी बुक के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। उसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड। किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया? ऑप्शंस हैं 1901, 1904, 1905 या 1909। जिसका राइट आंसर है 1904। अगर बात करें इस एक्ट की तो ये एक्ट लाया गया था एक कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। उस कमीशन का नाम था रेलिक कमीशन, जिसे अपॉइंट किया गया था 1902 में। इस कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, उसके लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करे ये कमीशन। तो ये नाम याद रख लेना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेलिक कमीशन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड सिंध। किस गवर्नर जनरल के समय पर ब्रिटिशर्स ने सिंध पर कब्जा किया था? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड एलन बोरो। 2 बैटल्स हुई थी, एक हुई थी बैटल ऑफ मियानी और एक हुई थी बैटल ऑफ डोबो, ठीक है, 1843 में। इसमें जो बलूचिस थे वो हार गए थे, जिसके बाद सिंध ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब सिंध ब्रिटिशर्स के अंडर आया तो वहाँ का फर्स्ट गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया था? तो वो अपॉइंट किया गया था चार्ल्स नेपियर को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स।
ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हें हमने क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले है डेथ ऑफ CR दास यानी चित्तरंजन दास की डेथ। ये हुई थी 1925 में। साइमन कमीशन, इसे अपॉइंट किया गया था 1927 में, ठीक है, 1927 में अपॉइंट किया गया था और 1928 में ये इंडिया आया था। और आया क्यों था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास जो रेवोल्यूशनरी थे उनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 1929। 63 डेज लॉन्ग इनका फास्ट चला था, उसके बाद इनकी डेथ हुई थी। नेहरू रिपोर्ट ये आई थी 1928 में, ठीक है। तो अगर हम इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाएं तो सबसे पहले आएंगे डेथ ऑफ CR दास, सेकंड नंबर पर आएगा साइमन कमीशन, इसे थर्ड नंबर पर आएगी नेहरू रिपोर्ट क्योंकि ये 1928 में आई थी, और फोर्थ नंबर पर आएगा डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास, ठीक है। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम क्रोनोलॉजी वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि जो लेटर मुगल्स थे यानी कि औरंगजेब के बाद के जो मुगल्स थे उन्हें हमने क्रोनोलॉजी में लगाना है। और ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले है जहांगीर शाह 1712 से 1730 तक रूलर रहे थे। फारुखसियार की बात करें तो इसकी टाइमलाइन है 1713 से 1719। अहमद शाह की बात करें तो 1748 से 1754। और आलमगीर II की बात करें तो इसकी टाइमलाइन थी 1754 से 1759। ये करेक्ट ऑर्डर में पुट करें तो ये ऑलरेडी ही करेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिसमें कहा गया होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, या बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इस तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, हम इन्हें खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है देयर वॉज अ प्रोविजन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू अबॉलिश स्लेवरी। मतलब कि जो चार्टर एक्ट 1833 का है उसमें स्लेवरी को अबॉलिश करने का प्रोविजन दिया गया था। ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात की गई थी, ठीक है। जो स्लेवरी की कंडीशंस थी उन्हें इम्प्रूव करने की बात की गई थी, लेकिन जो स्लेवरी है वो पूरी तरह से अबॉलिश की गई थी 1843 में। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 आया था, उसमें स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड है इन 1855 द ब्रिटिश मर्ज्ड द रियासत ऑफ अवध विद देयर किंगडम एक्यूजिंग देम मिसरूल। स्टेटमेंट बोलती है कि 1855 में ब्रिटिशर्स ने अवध रियासत को मिसरूल की वजह से ब्रिटिश अंपायर में शामिल कर लिया था। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अवध को मिसरूल की वजह से ब्रिटिश अंपायर में शामिल तो किया गया था, लेकिन वो 1855 में नहीं था, वो था 1856 में। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष। ये भी गलत है क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन द ईयर 1865। ये भी गलत है क्योंकि प्रार्थना समाज बॉम्बे में ही एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन वो किया गया था 1867 में। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसे आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की हेल्प से एस्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है गांधी गेव स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन 1942 एस.एन. टैगोर एस्टैब्लिश्ड इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। एस.एन. टैगोर से यहाँ मतलब है सौम्येंद्र नाथ टैगोर। ये ग्रैंड नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पूरी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट गलत है और वो है इसका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर। तो ये एस्टैब्लिश की गई थी 1934 में। सेकेंड स्टेटमेंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 30 दिसंबर 1946। ये स्टेटमेंट सिर्फ नाम की वजह से इनकरेक्ट हो गई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। बाकी पूरी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ ये नाम गलत है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।